नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसी रही आपकी दिवाली? बढ़िया, खूब सारे से पटाखे जलाए होंगे आपने और आशा करता हूं कि पटाखों ने आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई होगी, है ना। तो अपने उसी नए जोश और उसी अंदाज के साथ अपनी पढ़ाई को वापस कंटिन्यू करते हैं और अपने राजस्थान की सभ्यताओं की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसी में आज का अपना सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल या लूणी नदी? बताओ, आहड़ सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी या लूणी नदी? तो आहड़ सभ्यता बनास नदी। इसी वजह से आहड़ को बनास नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास नदी घाटी सभ्यता। और वैसे आहड़ सभ्यता जो है वो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। आपको ज्योग्राफी वाले सर ने भी बताया होगा और मैंने भी थ्योरेटिकल पोर्शन में बड़ी डिटेल से यह बात बताई होगी कि आयड़ नदी के किनारे या बेड़च नदी के किनारे जो सभ्यता स्थल स्थित है, हम उस सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं? आहड़ सभ्यता कहते हैं। आहड़ के प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको धूलकोट कहा जाता है ना। और 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसको आगाटपुर या आटपुर भी कहा गया था। फिर हम बात करते हैं आहड़ की। तो पुरातात्विक स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युगीन से, लोहे युगीन, ताम्र पाषाण युग से या पूरा पाषाण युग से? बताइए, पुरातात्विक स्थल आहड़ से जो हमें सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है वो अवशेष कौन से समय काल के हैं? क्या वो कांस्य युगीन है? क्या वो लोहे युगीन है? क्या वो ताम्र पाषाण युगीन है? क्या वो पूरा पाषाण युगीन है? तो मैं बात करता हूं कि आहड़ एक ताम्र पाषाण युग की सभ्यता है। कौन से युग की? ताम्र पाषाण युग की। कांस्य युगीन राजस्थान की एक साइट है कालीबंगा। ब्रॉन्ज एज्ड सिविलाइजेशन कांस्य युगीन कौन सी सभ्यता है? तो कालीबंगा सभ्यता है। जबकि आहड़ ताम्र पाषाण युग की है। यहां से हमें पत्थरों के उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। पत्थरों के उपकरणों के क्या मिले हैं? कारखाने। आहड़ के लोग चावल से परिचित थे। किससे परिचित थे? चावल से परिचित थे। अगला सवाल, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी तथा कोठारी नदी के तटों की घाटियों में फैली हुई है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और चौथा ऑप्शन है अपने बैराट। बताओ। तो मैंने अभी कहा था बनास नदी घाटी सभ्यता या फिर आयड़ और बेड़च नदियों के किनारे। गंभीरी इसी क्षेत्र में रहती है, कोठारी गंभीरी। तो कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता, जिसकी खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर सिक्कर में कांतली नदी के किनारे। तो बचा कुछ ऑप्शन बचा क्या? तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, आहड़।
बनास नदी या बेड़च या आयड़ या गंभीरी नदी के क्षेत्र में। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से या राजसमंद से? बताइए कौन से जिले से हमें आहड़ संस्कृति के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से और राजसमंद से। तो उदयपुर से हमें आहड़ सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। यहां से हमें बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है। कैसा? तो बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त हुआ है, जो बेसिकली ईरानी सभ्यता की विशेषता है। पर्शियन सिविलाइजेशन की क्या है? विशेषता है। फिर मैं बात करूं आहड़ की, तो यहां से हमें अपोलो के चित्र के अवशेष मिले हैं। अपोलो जो सूर्य के देवता माने जाते हैं, यह बेसिकली यूनानी सभ्यता के अवशेष हैं। कौन सी सभ्यता के? यूनानी सभ्यता के अवशेष हैं। फिर मैं बात करूं आहड़ की, तो हमें यहां से पेन प्राप्त हुआ, हमें यहां से सिलबट्टा प्राप्त हुआ। सिलबट्टा समझते हो? तो यहां पर शवों के साथ आभूषणों को दफनाया गया। शव के साथ आभूषण भी दफनाए गए। इसका मतलब आहड़ के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म में यकीन करते थे। कि पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हमें वापस प्राप्त होंगे। उस टाइप का कल्चर भी आहड़ में रहा था। अगला सवाल, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराठ, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। बताओ कौन सी संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, या कौन सी सभ्यता को बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो कालीबंगा को हम बनास नदी घाटी सभ्यता, आहड़ को क्या कहते हैं? बनास नदी घाटी सभ्यता। बाकी तो कोई बनास नदी के आसपास का क्षेत्र में है नहीं, है ना। और एग्जैक्ट कौन सी नदियों के किनारे? तो आयड़ और बेड़च नदियों के किनारे। आहड़ के उत्खनन करता थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, और एच.डी. सांकलिया। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना और बालाथल। याद कीजिए, मैंने आपको नोटबुक के अंदर आहड़ के अन्य केंद्र लिखवाए थे, और मैंने उसमें तो आपको 3 साइटें लिखवाई थी। मैंने कहा था गिलुंड, राजसमंद। गिलुंड कहां पर? राजसमंद में आहड़ का अन्य स्थल है। मैंने आपको कहा था ओजियाना, भीलवाड़ा आहड़ का अन्य स्थल है, और बालाथल, उदयपुर आहड़ का अन्य स्थल है, जबकि लोथल नहीं है। कौन सा? लोथल आहड़ का अन्य स्थल नहीं है, है ना। बालाथल, ओजियाना और गिलुंड 3 आहड़ के अन्य स्थल है, जिसमें ओजियाना से गाय और बैल की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है। गाय और बैल की
मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। अगला सवाल, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, कालीबंगा और जगत। बताइए भाई, 4000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता के पुरातात्विक स्थल उदयपुर के पास से हमें प्राप्त हुए हैं, तो बताओ भाई वो कौन सी जगह है? आहड़ है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है ना। बाकी देलवाड़ा अपने राजस्थान के सिरोही में जगह पड़ती है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जगह पड़ती है ना। जगत मंदिरों के लिए बड़ी फेमस जगह है। जब आप कल्चर में मंदिर पढ़ते हो तो जगत के मंदिर बड़े फेमस हैं। तो उदयपुर के समीप कौन सा सभ्यता स्थल? तो आहड़। अगला सवाल, कौन सा कथन सही है? बात करते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा एक लोहे युगीन संस्कृति का उदाहरण है। आहड़वासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा तांबे की वस्तुएं बनाना था। बात करते हैं, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है ना। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं ना, यहां पर उत्खनन भी आर सी अग्रवाल ने किया था। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ऐसा नहीं है, यह भी गलत है। कालीबंगा एक लोहे युगीन संस्कृति का उदाहरण है, नहीं, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है। और आहड़ का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुओं का बनाना था, बिल्कुल सही है। इसी वजह से तो हम आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं, ताम्रवती नगरी। एक बात और ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला मैटर हो जाता है कई बार। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। कौन सी सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। अगला सवाल, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सी सभ्यता के बारे में? आहड़ के बारे में। क्या आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? अगला, यहां से काले व लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल जानते थे। तांबे गलाने की तो बटियां मिली है यहां से, तभी तो आहड़ को हम ताम्रवती नगरी कहते हैं। अगला सवाल, आहड़ के लोग चावल से परिचित नहीं थे? आहड़ के लोग तो चावल से परिचित थे ना साहब। कालीबंगा के लोग चावल से परिचित नहीं थे, वहां पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि आहड़ के लोग तो चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल ठीक कहा। मेटल का काम इनका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रिसोर्सेज रहा। यहां से काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता है। जो लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिनको लोग क्या कहते हैं? गोरे वे कोट कहते हैं। तो गलत हो गया 2, अपने को सही कथन। तो 1, 3 और 4, तो ऑप्शन कौन सा? ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन 1, 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। जली हुई ईंटों का निर्माण किया गया है, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया है। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो ताम्रवती नगरी कहते हैं क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में तांबे से बने औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से तांबा गलाने की बटियां मिली है। तांबा गलाने की बटियों के क्या मिले हैं? अवशेष
कहां से? आहड़ सभ्यता से तांबे गलाने की बटियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बात करेंगे। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल, आवासीय भवनों की नींवों ईंटों की होती है? आवासीय भवन जो थे उनकी नींवें जो थी क्या वो ईंटों की होती है? मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टरेज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। देखो, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। आवासीय भवनों की नींवें ईंटों की होती? बिल्कुल होती। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है? नहीं है, यह तो गलत स्टेटमेंट हो गया। आहड़वासी दीवारों पर एवं नींवों को मजबूत बनाने एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्टरेज के टुकड़े और चिप्स का सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हां। अब अपने को पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है? सी। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या है? सही है। अगला सवाल, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? मैंने कहा था कि आहड़ से हमें लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए। कैसे? लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता है। ओजियाना से नहीं, जोधपुरा से नहीं, कालीबंगा से नहीं, आहड़ से। जोधपुरा ध्यान रखना, नाम से जोधपुर है लेकिन पड़ती राजस्थान के जयपुर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता? तो ध्यान रखना बेटा, जोधपुरा सभ्यता अपने साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है जिसका क्या नाम है? जोधपुरा सभ्यता। अगला सवाल, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं और चित्रित धूसर मृदभांड। बताओ भाई, कौन सी वस्तुएं आहड़ से संबंधित नहीं है? चावल, हां आहड़ के हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण का मतलब हो गया काला रंग, तो लाल व काले मृदभांड हमें आहड़ से ही प्राप्त हुए। तांबे की वस्तुएं हां आहड़ से प्राप्त हुई। चित्रित धूसर नहीं। अलंकृत मृदभांड कालीबंगा से। चित्रित का मतलब डिजाइंड या अलंकृत, तो अलंकृत मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अलंकृत मृदभांड हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गेरवे रंग की मृदभांड संस्कृति। दूसरा, काले व लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, या उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। है ना? लोहे धातु के प्राचीनतम अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? गेरवे रंग की मृदभांड संस्कृति नहीं। लाल व काले रंग की मृदभांड संस्कृति हां। आहड़ वाला सा जो एरिया था वहां से हमें लोहे धातु के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अगला सवाल, लाल व काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बागोर। कौन से सभ्यता स्थल से लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए? अभी मैं बता रहा था जिन्हें स्थानीय भाषा में हम गोरे व कोट कहते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गोरे व कोट कहा जाता है। और लाल व काले मृदभांड हमें अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। है ना? यहां से पत्थरों के उपकरणों के कारखाने भी मिले हैं। कारखाने, यहां के लोग चावल से परिचित थे।
कौन से अनाज से परिचित थे? तो यहां के लोग चावल से भली भांति परिचित थे। अगला सवाल, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड, लाल व काले मृदभांड या काले मृदभांड? आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ से हमें कैसे मृदभांड प्राप्त हुए? तो गड़ा फाड़ लिया हमने, लाल व काले मृदभांड, लाल व काले मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हुए? आहड़ से प्राप्त हुए। जबकि अलंकृत मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। जबकि हमें गेरिक मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से हमें गेरिक मृदभांड प्राप्त हुए। आहड़ से हमें बनासियन बुल की मृण मूर्तियां मिली है। बनास का बेल कहते हैं उसे, उनकी क्या मिली है? मृण मूर्तियां भी मिली है। मृण का मतलब होता है मृदा, भांड का मतलब होता है बर्तन, मृण का मतलब होता है मृदा और मूर्तियों का मतलब होता है मूर्तियां। तो मिट्टी से बने हुए बर्तन और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां यहां से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। अगला सवाल, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खेड़ी, लेपिस लाजुरी और टेराकोटा के मनके? बताइए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है कि भाई आहड़ सभ्यता बाहर के सभ्यताओं से भी जुड़ी हुई थी? ताम्र उपकरण नहीं, सेल खेड़ी नहीं, लेपिस लाजुली नहीं, टेराकोटे के मनके नहीं। लेपिस लाजुली एक बेसिकली ऑर्नामेंटल स्टोन होता है, ब्लू कलर का पत्थर होता है ना, जिसको क्या कहा गया? लेपिस लाजुली। मैं बता चुका हूं कि यहां से हमें बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, वो भी बाहरी संपर्क के साक्ष्य हैं। बिना हत्थे का एक जल पात्र मिला है जो बेसिकली आहड़ को पर्शियन सिविलाइजेशन से जोड़ता है। यहां से हमें अपोलो के चित्र के साक्ष्य मिले हैं। जो बेसिकली यूनानी सभ्यता के साक्ष्य हैं। कौन सी सभ्यता के? यूनानी सभ्यता के साक्ष्य हैं। और लेपिस लाजुली भी है, एक बेसिकली एक ब्लू कलर का पत्थर होता है लेपिस लाजुली। आई बात समझ में आपको? आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि दो मुंह का चूल्हा वे बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन के अवशेष निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागोर और गणेश्वर। तो देखो, दो मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन, सिलबट्टा, पेन, सामूहिक भोज, चूल्हे, 6 प्रकार के, गड़ा चुल गया, गड़ा है ना, कहां से? आहड़ से। आप सोच रहे थे मैं ये पूछ रहा हूं गड़ा कहां से चुल गया? नहीं, कौन से सभ्यता स्थल से? तो आहड़ के सभ्यता स्थल से, है ना। चूल्हे और जो मिले हैं तो हम कहते हैं ये संयुक्त परिवार के या सामूहिक भोज के साक्ष्य हैं। किसके? संयुक्त परिवार के या सामूहिक भोज के साक्ष्य हैं। वो एक वीडियो नहीं आता था पहले, अटके होटल खोल रखी है, तो कोई होटल रही होगी जहां पर सामूहिक भोज चलता होगा। होटल का तो क्या मतलब होता है? पहले धर्मशालाएं होती थी, पहले सराएं होती थी, है ना, तो वहां पर सामूहिक भोज के साक्ष्य हैं। अगला सवाल, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे से, चांदी से, लोहे से और टिन से? जल्दी बताइए। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे से, इसी वजह से ताम्रयुगीन सभ्यता ही कहते हैं इसको। चांदी से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, टिन से परिचित थे। अब वो लोहार टिन तो कुछ मिला जुला सा ही धातु होता है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस फर्क मुझे नजर आता नहीं है। बाकी मैंने लोहे वाली बात तो
आपको बताई दी थी, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना। अरे सॉरी, लोहे से तो परिचित थे। लोहे वाली बात तो मैंने आपको भी बताई थी कि प्राचीनतम लोहे के अवशेष कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं या कौन सी सभ्यता के किनारे मिलते हैं। तो हमने कहा था बनास नदी घाटी संस्कृति। तो चांदी के अवशेष नहीं है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तांबे के अवशेष है, लोहे के अवशेष है, टीन के अवशेष है। टीन और लोहा तो मिला जुला सही है ना। और चांदी के अवशेष हमें यहां से प्राप्त नहीं हुए। अगला सवाल, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना और रिंगस। तो नीम का थाना क्षेत्र में, नए जिलों के हिसाब से नीम का थाना खुद ही जिला पड़ता है, बाकी पुराने जिलों के हिसाब से राजस्थान के सिक्कर जिले में। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है ना। इसको पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। यहां पर उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने। यहां की वस्तुओं में 99% तांबा मिलता है। यहां पर भवन पत्थरों से निर्मित है। यहां पर पत्थरों से बने हुए बांध प्राप्त हुए। यहां से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। कहां से? तो ये सारे अवशेष हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। अगली बात करता हूं मैं। तो उत्कर्ष क्लासेस दिवाली के इस पावन पर्व पर आप सभी के लिए ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसका आज अंतिम दिन है। अंतिम एक दिन शेष है ट्रिपल धमाके ऑफर का, एक दिन शेष, लास्ट डे। तो अभी तक भी कोई बोड़ा डाला जीवड़ा छूट गया हो तो मैं आपके लिए फिर बता देता हूं। उत्कर्ष ऐप पर जितने भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है उस पर आपको 90% तक की छूट मिल रही है। साथ में आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। साथ में आपको लाइव फॉर्म क्लासरूम कोर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इस भयंकर ट्रिपल धमाका ऑफर का, इस शानदार छूट का अभी तक फायदा नहीं उठाया है, तो बेटा आज अंतिम दिन है, लास्ट डे, चूक ना जाना, यह मौका है ना। और आप में से कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर खूब लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए, अब तो तैयारी एक अंतिम छोर पर चल रही है, बस अपनी तैयारी को धार देना है। तो रीट वालों, लेवल असिस्टेंट वालों, देखना भाई इस मामले को, है ना। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को और मजबूत बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस, जो उत्कर्ष के ऐप पर अवेलेबल जितनी भी टेस्ट सीरीज है उस पर आपको 90% तक की छूट देने जा रहा है ना। और साथ में उत्कर्ष के बुकशाला पर उपलब्ध जितनी भी पुस्तकें हैं उस पर भी आपको 80% तक की क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। आप बुकशाला से कोई भी पुस्तक परचेज करोगे उस पर आपको 80% तक की छूट मिलेगी। आप जिस भी किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसको डेडिकेटेड नोट्स चाहिए आपको, या पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए, तो आपको उत्कर्ष के बुकशाला पर 80% की छूट मिलने वाली है ना। ये प्राइस भी लिखी हुई है पुस्तकों की, है ना। तो आज शेल का अंतिम दिन है और आप में से जो भी विद्यार्थी अभी तक इस ऑफर से चूक गया है तो अब नहीं चूकना है और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाना है ना। तो दिवाली के फेस्टिवल की छुट्टियां आज आपके समाप्त हो रही है, तो मिलते हैं कल से आपसे वापस ऑफलाइन के उन्हीं युद्ध के मैदानों में और उसी जोश और जुनून के साथ, है ना, अगली दिवाली सफलता के साथ मनाई जाए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच।